जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जो कि भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले भविष्य में गेम चेंजर हो सकती हैं। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से 4 पॉसिबल कदम चुन सकती है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के भविष्य की जो राह है वो निर्धारित होगी। इसमें हम कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को भी रखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन भी होंगी, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि कौन सी अप्रोच भारतीय वायुसेना के लिए बेहतरीन हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ F-35 और Su-57 को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब रक्षा विशेषज्ञों का और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का और जो डिफेंस एनालिस्ट काफ़ी लंबे समय से प्रोक्योरमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, उनके अपने अपने मत हैं और सबके मत के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट किए गए हैं। कोई दसॉल्ट राफेल का समर्थक है, कोई F-15EX का समर्थक है, कोई रशियन प्लेटफॉर्म का समर्थक है, तो कोई टाइफून का समर्थक है। तो अगर हम अलग अलग सिनेरियोज में देखें तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उसके प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिनेरियोज सिंपल हैं। पहले सिनेरियो की बात करें, अगर भारत अमेरिकन फाइटर्स को अवॉइड करना चाहता है तो वहाँ पर सिनेरियो हो सकता है कि MRFA के अंतर्गत हम 114 राफेल फाइटर्स की तरफ जाएं और बाद में 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से एमका पर डिपेंडेंट रहें। इस सिनेरियो में हम 114 राफेल की डील कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब हमने 36 राफेल ऑर्डर किए थे तो अब प्राइस उससे स्लाइटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये F4 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। इनसे हमें प्रूवन मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ मिलेगी, एयर सुपियोरिटी मिलेगी, ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी, न्यूक्लियर डेटरेंस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इनके लिए अधिकतर लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग इकोसिस्टम भारत में तैयार किए जा रहे हैं, तो हो सकता है भारत को ये जेब में उतने भारी ना पड़े जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर एक चीज़ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो होगा स्टेल्थ। ये सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भारत को 2030 के दशक तक का वेट करना पड़ेगा, जब तक हमारा एमका प्रोग्राम मैच्योर नहीं हो जाता। तो ये था पहला सिनेरियो। अब इसके हम प्रोज की बात करें तो निसंदेह इससे भारत और फ्रांस के आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे और हम ओवर डिपेंडेंसी जो यूएस के ऊपर होने की संभावना है उसको अवॉइड कर सकते हैं और हम सेल्फ रिलायंस को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि राफेल के ऑफर में अक्सर डसाल्ट ने ये कहा है कि अगर नंबर 80 से ऊपर हुए तो वो लोकल असेंबली पर विचार कर सकते हैं और भारत में एक सेकेंड असेंबली लाइन को ओपन कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट के साथ हमें लिमिटेड स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलेगी, जो कि आने वाले समय में अगर हम अल्टरनेटिव देखें, अपने कंपैक्टर्स को देखें, तो चाइना J-35 J-31 को डिप्लॉय कर रहा है और हो ना हो पाकिस्तान को भी वो एयरक्राफ्ट ज़रूर देगा। तो ऐसे में जो कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती नज़र आती है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि हम MRFA में अमेरिका को जगह दें और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हम एमका पर डिपेंडेंट रहें। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम बोइंग F-15EX को सेलेक्ट करें या फिर हम F-21 को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम F-15EX को सेलेक्ट करते हैं तो निसंदेह ये एक 4.5 जनरेशन का हैवी फाइटर है, जो कि एडवांस्ड एवियोनिक्स और लार्ज पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है और लॉन्ग रेंज का जो स्ट्राइक पोटेंशियल है इसके पास काफ़ी ज़्यादा है और ये सुखोई 30 MKI की फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है और US एलाई के साथ ये एक बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो ऑफर कर सकता है, क्योंकि इंडिया क्वाड का पार्टनर भी है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं। तो यहाँ पर चीज़ें भारत के पक्ष में थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के लिए, स्टेल्थ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फिर से हमें एमका पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अगर हम प्रोज की बात करें तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के जो डिफेंस टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे और भारत को एक रोबस्ट नॉन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी कम से कम समय में अमेरिका डिलीवर कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। कॉन्स की बात करें तो ये भारत का इंटरिम सॉल्यूशन स्टेल्थ का नहीं होगा बिल्कुल भी, और हमें राफेल जैसी ऑपरेशनल जो फैमिलियरिटी है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फैमिलियर राफेल भारतीय नौसेना के पास भी होगा, भारतीय वायुसेना के पास भी होगा और एक नया प्लेटफॉर्म अगर आता है तो हमें उसके रख रखाव, ट्रेनिंग और दूसरे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनमें खर्च करना पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता हमारे पास यहाँ पर नहीं होने वाली है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि MRFA को स्क्रैप कर दिया जाए और हम सीधा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर जंप करें। इसमें पहला जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है F-35 लाइटनिंग II और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा एमका के साथ।
देखिए, ये एक बहुत ही बोल्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर भारत एमआरएफए को स्क्रैप करता है और पूरी तरीके से फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट पर ध्यान को केंद्रित करता है, और फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अमेरिकी F-35 को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाता है, जो कि अमेरिका के द्वारा रिसेंटली ऑफर किए गए हैं। हालांकि वो सिर्फ रोड मैप पर काम कर रहे हैं, अभी ऑफिशियली ऑफर नहीं आया है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं एक बार को कि अमेरिका भारत को ऑफर करता है, तो भारत क्या करेगा? यहाँ पर भारत अगर अमेरिका के साथ नेगोशिएट करता है और ये कटिंग एज स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और एक बेहतरीन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट भारत सेलेक्ट कर लेता है, तो इसे अगर हम एमका के साथ पेयर करते हैं तो भारत को एक 2 टायर 5G फ्लीट मिलेगी, जो कि भारत के एयर सुपियोरिटी की राह को काफ़ी प्रशस्त करेगी। हालांकि यहाँ पर नंबर्स से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और एमआरएफए का जो उद्देश्य था वो था भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा। और यहाँ पर कुछ प्रोज भी हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज की बात करें तो भारत के पास एक बेहतरीन एयर डोमिनेंस होगी F-35 के चलते, और चाइनीज थ्रेट जिसमें J-20 और पाकिस्तान के संभावित J-35 हैं, उनको हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स की बात करें तो F-35 की कॉस्ट ही अपने आप में सबसे बड़ा कॉन होगी। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होंगी, और इसके अलावा इनके रख रखाव में दिक्कत, इनके ऑपरेशनल कॉस्ट को लेकर दिक्कत, इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर दिक्कत, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत को परेशान अवश्य करेंगी। और हो सकता है कि बजटरी कॉन्स्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं, कि हमें एमका की टाइमलाइन को भी पुश करना पड़ जाए रिसोर्सेज की कमी के चलते। तो ये एक संभावित सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अब अगला ये है कि हम नॉन अमेरिकी फाइटर की तरफ अगर जाने की सोचें, तो हमारे पास फिर यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है रशियन प्लेटफॉर्म पर स्विच करना। इसमें अगर हम एमआरएफए के अंतर्गत देखें तो 114 Su-35 भी आ सकते हैं या मिग-35 भी आ सकते हैं, और उनको हम Su-57 फैलन के साथ और एमका के साथ पेयर भी कर सकते हैं। यानी एक लिमिटेड नंबर्स में हम तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए Su-35 पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि Su-30 और Su-35 में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नासिक प्लांट में बनाए भी जा सकते हैं। और रशिया पहले भी क्लेम कर चुका है कि भारत अगर इस चीज़ को चुनता है तो भारत को काफ़ी कम खर्च में ये एयरक्राफ्ट बनते नज़र आ सकते हैं नासिक में भी। सेम चीज़ रशिया ने Su-57 के साथ भी क्लेम करी है, लेकिन क्योंकि भारत अब बड़े जो एयरक्राफ्ट है इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है कि Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, निसंदेह काफ़ी ज़्यादा ये एक एडवांस फाइटर है, लेकिन फिर भी भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि फ्यूचर प्रूफ हो। तो ऐसे में Su-57 तो सेंस बनाता है, लेकिन Su-35 को लेकर भारत बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। अब रही बात टाइफून की, देखिए टाइफून अब धीरे धीरे इस रेस से बाहर होता जा रहा है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आए जिसके चलते भारत को सप्लाई और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। एक नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को लाने का मतलब ये होता है कि हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ता है, नए प्रोग्राम्स इनिशिएट करने पड़ते हैं, और इनके रख रखाव में काफ़ी दिक्कत होती है, और भारत को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भारत इनको अवॉइड करना चाहता है। तो इस सिनेरियो में हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइफून के चांसेस थोड़े कम हैं। अब यहाँ पर अगर हम पूरी तरीके से डोमेस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम 114 तेजस मार्क 2 और एमका की जो प्लान है इसको लेकर बने रहें। हालांकि ये थोड़ा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि अभी तेजस मार्क 2 बन के तैयार नहीं है। 2030 के पहले प्रोडक्शन में आने की इसकी संभावनाएं भी नहीं है, और वो है तब जब हम किसी प्रकार की प्रोडक्शन टाइमलाइन हर्डल को हिट नहीं करते हैं। अगर कोई यहाँ पर रोड़ा आता है, फिर चाहे वो जेट इंजन को लेकर के हो, सप्लाई चेन को लेकर के हो, तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 और एमका का जो पेयर है भारत को निसंदेह फायदा तो पहुंचा सकता है, लेकिन ये तत्काल समाधान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो भारत लिमिटेड नंबर्स में F-35 या Su-57 की तरफ जाए, या फिर एमआरएफए के अंतर्गत राफेल को सेलेक्ट करे। आपको क्या लगता है, कौन सा सिनेरियो बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।